हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। शार्क टैंक इंडिया एक ऐसा इंडियन बिजनेस रियलिटी टेलीविज़न सीरीज़ है जो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पे दिखाया जाता है। दोस्तों, ये शो अपने आप में ही आज के इंडियन यूथ के लिए इंस्पिरेशन है। आज तक इंडिया में ज़्यादातर सास बहू जैसे ही सीरियल्स चलते थे, पर अब एंटरप्रेन्योर्स की वेब आ चुकी है। दोस्तों, यहाँ पे स्टार्टअप अपने बिजनेस और आइडियाज़ को ऐसे शख्स या इन्वेस्टर्स के सामने प्रेजेंट करते हैं जो ऑलरेडी अपने फील्ड में $1 मिलियन की बिजनेस खड़ा कर चुके हैं। इसमें अनुपम मित्तल, शादी.com, पीयूष बंसल, लेंसकार्ट, विनीता सिंह, शुगर कॉस्मेटिक्स, अश्नीर ग्रोवर, भारत पे, अमन गुप्ता, बोट, नमिता थापर, एमक्योर फार्मा और गजल अलग, मामा अर्थ जैसे शख्स है। इस शो का मेन पर्पस यही है कि यहाँ पर स्टार्टअप्स अपने बिजनेस को प्रेजेंट करते हैं और जिस शख्स को उनका बिजनेस समझ या पसंद आता है वो उसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। शार्क टैंक इंडिया में कुल 62,000 के आसपास एप्लीकेशंस आई थी, जिसमें से 192 से 198 के आसपास तक के बिजनेसेस को सिलेक्ट किया गया और इसमें से 67 बिजनेसेस में शार्क्स ने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया। तो दोस्तों, जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की तो हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और आज इस वीडियो में मैं आपको यही लेसन्स बताने वाला हूँ, जिसे सीखने के बाद आपको एक अच्छी और प्रॉफिटेबल कंपनी को पहचानने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आइए हम जान लेते हैं कि हमें शार्क टैंक इंडिया से कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेसन्स सीख लेनी चाहिए। मैं आपको अपने काफ़ी सारे वीडियोस में बोलते रहता हूं कि इन्वेस्टिंग करो, इन्वेस्टिंग करो, अब इन्वेस्टिंग करो। अब देखिए, आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट तो करना है, लेकिन अननोइंगली बिना सोचे समझे इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको इन्वेस्टिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको नॉलेज लेकर के इन्वेस्ट करना है कि आप जिस भी कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो क्या वो कंपनी प्रॉफिटेबल है। और दोस्तों, शार्क टैंक इंडिया देख करके ना मुझे ये चीज़ और भी अच्छे से क्लियर हो गया है कि जब लाइव कोई भी इन्वेस्टर किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो वे क्या क्या चेक करते हैं, वे कंपनी की एनालिसिस कैसे करते हैं। तो इस चीज़ की एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी अच्छा मिली देखने को शार्क टैंक इंडिया में, और मैं आपको उसी शार्क टैंक इंडिया से ना जो मैंने इंपॉर्टेंट लेसन सीखी है मैं आपको यहाँ पे वो बताने वाला हूँ, ठीक है। और देखिए, मतलब अगर आप किसी भी स्टॉक में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये होना चाहिए कि आप किसी स्टॉक के जरिए किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। और जब आपका माइंडसेट ऐसा हुआ कि मुझे किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है ना, तब आप उस कंपनी के बारे में और भी अच्छे से एनालिसिस करते हो, उसके बारे में सीखते हो, पढ़ते हो, ये देखते हो कि कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ कितनी है, उसकी सेल्स कितनी है। आप कंपनी के पूरे बिजनेस मॉडल को समझने के बाद उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। अगर आप ये सोच करके इन्वेस्ट करते हो कि आप अपने पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप बिना सोचे समझे अपने पैसे को इन्वेस्ट करोगे, केवल नाम दे के इन्वेस्ट करोगे, तो वो सट्टा हो गया, गैम्बलिंग हो गया। लेकिन आपको गैम्बलिंग नहीं करना है, आपको इन्वेस्टिंग करना है। और इन्वेस्टिंग अच्छे से सोच समझ कर सीख कर ही की जाती है। तो आपको जो सबसे पहली चीज देखनी है किसी भी बिजनेस या स्टॉक में इन्वेस्ट करने के पहले, वो है, सबसे पहली चीज है कि आप उसके बिजनेस मॉडल को समझिए कि आप जिस भी कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी बिजनेस मॉडल कैसी है, मतलब वो कंपनी करती क्या है, कैसे वो अपने बिजनेस को कर रही है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब कि जिसके साथ मेरा भी एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है। अब जिस एग्जाम्पल के साथ मेरा एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है ना, तो मैं उससे ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाता हूँ और इस एग्जाम्पल से मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोग रिलेट कर ही पाएंगे। जैसे कि देखिए, अलग पांडे सर की फिजिक्स वाला। पहले क्या होता था, मैं आज से 6-7 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि जो बच्चे मेडिकल के लिए नीट और इंजीनियरिंग के लिए IIT के लिए सपने देखते थे तो उन्हें बहुत पढ़ाई करनी पड़ती थी और पढ़ाई करने के लिए उन्हें कोटा जाना पड़ता था, कोटा। अब ये तो आपको पता है कि कोटा में कितना कॉस्टली होता है वहाँ का पढ़ाई। तो जो बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल के सपने देख रहे हैं कि उन्हें नीट क्रैक करना है, उन्हें IIT JEE क्रैक करना है, तो उसके लिए उन्हें तैयारी करनी है और इसके लिए उन्हें जाना पड़ेगा कोटा। अब कोटा जैसे कि बहुत कॉस्टली है, तो काफ़ी सारे मिडिल क्लास के बच्चे और जो गरीब है ना, वे लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे और उन्हें अपने इस सपने को छोड़ना पड़ता था कि वो भी मेडिकल या इंजीनियरिंग लाइन में
जा सकते हैं, लेकिन अलख पांडे सर ने इस सारे प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर दिया। उनकी चैनल है यूट्यूब पर फिजिक्स वाला, और अलख सर ना यूट्यूब पर ही फ्री में काफ़ी अच्छी क्वालिटी कंटेंट देने लगे, और उनकी क्वालिटी, उनकी कंटेंट की जो क्वालिटी थी ना वो इतनी अच्छी थी, आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हो कि मैं भी अपने 11th-12th में ना उन्हीं की वीडियोस पर डिपेंड हो गया था पूरी तरह से। जब भी मैं स्कूल में पढ़ता था या ट्यूशन में पढ़ता था और कहीं पर भी मुझे कुछ डाउट होता था ना, तो मेरे माइंड में यही चलता था, घर जाऊंगा, मस्त अलख पांडे सर की वीडियो खोलूंगा, वहां से मुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ तक कि मैं पास होने के लिए भी ना अलख पांडे सर की वीडियोस पे डिपेंडेड रहता था, वो इतनी अच्छे से फिजिक्स पढ़ाते थे। और अब तो उनकी ऐप भी निकल चुकी है फिजिक्स वाला के नाम से, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है और अगर आप स्टूडेंट हो तो आप उस ऐप को डाउनलोड जरूर कर लीजिए। उनके ऐप में मतलब कि 11th, 12th नीट के कोर्सेज, IIT JEE के कोर्सेज काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में उपलब्ध है। यानी कि मतलब कि जो गरीब बच्चा भी है ना वो भी आप मेडिकल या इंजीनियरिंग के सपने देख सकता है। यानी कि इतनी अफोर्डेबल प्राइस रखी है उन्होंने, और उनकी जो एजुकेशन की क्वालिटी मतलब इतनी अच्छी है ना कि आप कोई भी उसे अफोर्ड कर सकता है। तो इस प्रॉब्लम को अलख सर ने देखा और इसे सॉल्व किया, और मेरे अकॉर्डिंग अलख सर मतलब एक बहुत ही अच्छे टीचर और साथ में एक बहुत ही अच्छे एंटरप्रेन्योर बिजनेस मैन भी है, जिन्होंने ये प्रॉब्लम को देखा कि काफ़ी सारे गरीब बच्चे हैं, मिडिल क्लास के बच्चे हैं जो कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के सपने तो देखते हैं, लेकिन पैसों की कमी होने की वजह से उन्हें अपने उस सपनों को त्यागना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व कर दिया। अब जो जो बच्चे कोटा नहीं जा पाते थे, जो कोटा जाना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अब अलख पांडे सर की फिजिक्स वाला ऐप की वजह से ये सब चीज़ मुमकिन हो पा रहा है। तो मैं इस चीज़ के लिए अलख पांडे सर को सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपकी वजह से काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल गया है। तो अगर आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल देते हो और वो सॉल्यूशन अच्छे से चलने लगता है तो आपने एक अच्छे खासे बिजनेस को खड़ा कर दिया है। तो मैंने आपको अभी यहाँ पे फिजिक्स वाला की बिजनेस मॉडल को एकदम शॉर्ट में समझाया, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाया कि आपको सही से समझ में आ जाए। तो इसी तरह आपको भी ना किसी कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझना है कि वो जो कंपनी है कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, उनका बिजनेस मॉडल कैसा है। तो आपको ये सबसे पहले यही चीज़ आपको अच्छे से समझ लेना है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। अब जो आपको दूसरी चीज़ देखनी है वो है उस कंपनी की स्केलेबिलिटी ऑफ बिजनेस, यानी कि उसकी बिजनेस कितना ग्रोथ कर सकती है, मतलब कि वो कंपनी कितने लेवल तक अपने आप को स्केल कर सकती है। क्या वो कंपनी जो बिजनेस कर रही है, क्या ये बिजनेस 50 करोड़ 100 करोड़ तक पहुंचेगी? अगर हाँ तो उस कंपनी की स्केलेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। अगर आपने भी शार्क टैंक इंडिया के एपिसोड्स देखे हुए हैं तो आपको ये बात पता होगा कि मतलब कि कुछ शार्क्स पूछते हैं कि इस कंपनी को आप स्केल कैसे करेंगे, इसकी आप स्केलेबिलिटी के बारे में कैसे आप डिफाइन करेंगे खुद को, कि कैसे आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन शार्क्स पूछते हैं, और यहाँ पे शार्क्स को ये जानना होता है कि जो बिजनेस में वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करने वाले हैं क्या वो फ्यूचर में स्केल हो पाएगी, क्या वो बड़े लेवल में स्प्रेड हो पाएगी फ्यूचर में। अगर हाँ तो उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट पे अच्छे खासे रिटर्न मिल जाएंगे, क्योंकि वो भैया मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और अगर आप भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप रिटर्न जरूर देखते हो कि आपको वहाँ से रिटर्न कितना मिल सकता है। तो यहाँ पर शार्क्स भी अपना रिटर्न देखते हैं कि उन्हें वहाँ से कितना रिटर्न मिल सकता है, इसलिए वे ज़्यादा अच्छे से ये जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी फ्यूचर में खुद को कितना ग्रो कर सकती है, क्या वो 50 करोड़ 100 करोड़ तक क्या कंपनी पहुँच सकती है। तो इस चीज़ के बारे में जानना जरूरी होता है अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। और अगर आप एक आम इन्वेस्टर है, यानी कि अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर है तो आप तो डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे, लेकिन आपको ये समझना है कि आप स्टॉक्स के जरिए किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, और आपकी माइंडसेट भी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए कि आप बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर रहे हो, और आपको भी बिल्कुल ऐसे ही उस कंपनी की एनालिसिस करनी है, ठीक है। फिर जो आपको तीसरी चीज़ देखनी है वो है उस कंपनी की सेल्स, रेवेन्यू और प्रॉफिट, यानी कि कंपनी कितना माल बेच रही है, और माल बेचने के बाद कंपनी को आता है रेवेन्यू। तो क्या उसका रेवेन्यू साल दर साल बढ़ रहा है, क्या महीने में उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, क्या कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे आपका प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा कि अगर आप रेवेन्यू से
सारे खर्चे को निकाल देते हो, यानी कि कंपनी को काफ़ी सारे खर्चे लगते हैं, यानी कि कंपनी ने जो माल बेचा उससे जो उसको पैसा आया तो वो तो उसका मतलब रेवेन्यू में आ गया। अब इसी रेवेन्यू में ना काफ़ी सारे खर्चे और भी कंपनी के पहले से ही खुद के इंक्लूडेड होते हैं। तो अगर आप उस इंक्लूडेड खर्चे को रेवेन्यू से निकाल देते हो ना, तो जो बचा हुआ अमाउंट जो आपको मिलता है वो होता है कंपनी का प्रॉफिट। तो आपको ये देखना है कि क्या कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। अगर मतलब वो बिजनेस प्रॉफिटेबल है तभी ना आप उस पर इन्वेस्ट करोगे। अगर कोई बिजनेस लॉस कर रहा है तो आप उस पर इन्वेस्ट करके अपना घाटा क्यों करोगे। आपको तो देखना है ना कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, वो प्रॉफिट कमा रही है, ये चीज़ देखना जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने अपना प्रोडक्ट बेचा इस महीने 100 रुपये का, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, छोटा अमाउंट है, दिमाग में भी कैलकुलेशन कर पाओगे। तो आपने इस महीने 100 रुपये की सेल्स की, आपकी जो रेवेन्यू आई वो 100 रुपये। नेक्स्ट महीने आपकी रेवेन्यू आई 200 रुपये, तीसरे महीने आपकी रेवेन्यू आई 300 रुपये। तो यहाँ पे 100 रुपये करके आपका हर महीना रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो क्या इस रेवेन्यू पे आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है? अगर इस रेवेन्यू पे आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, यानी कि जो आपकी नेट प्रॉफिट है अगर वो बढ़ रही है ना, तो इसका मतलब है कि आपकी जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल है। और ऐसे बिजनेस में आप अपना पैसा लगा सकते हो, लेकिन आपको और भी चीज़ें देखनी होती है कंपनी की, ठीक है ना। एक बात तो आप समझिए ना कि कंपनी की सेल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट महीने महीने या साल दर साल बढ़ते रहने चाहिए, ठीक है। अब आपको देखना है कि मैंने अभी आपको यही चीज़ बताया कि मंथली, क्वार्टरली कंपनी की सेल्स ग्रोथ बढ़ती रहनी चाहिए, कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ती रहनी चाहिए। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें देखना पड़ता है किसी भी अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के पहले, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आइए मैं आपको बताता हूँ। तो आइए अब हम ये समझ लेते हैं कि किसी भी कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ और भी अच्छे से देख लेनी चाहिए। दोस्तों मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ ना, ये फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आता है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस तब करते हैं जब हम ये सोचकर इन्वेस्ट कर रहे हो कि हम किसी स्टॉक के जरिए किसी अच्छे बिजनेस में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें वो बिजनेस समझ में आ रहा है, तभी हम उस पैसे को अपने उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो शख्स को जब बिजनेस समझ में नहीं आता है तो वो उस कंपनी में इन्वेस्ट जनरली नहीं करते हैं। और आपको भी उसी कंपनी में इन्वेस्ट करने चाहिए जिसकी मतलब बिजनेस आपको समझ में आ रही है। और जब भी हम किसी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करके किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा माइंडसेट ये भी होता है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में सोचकर ही इन्वेस्ट करते हैं जब भी हम किसी कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तब। तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या देखना होता है? आपको सबसे पहले देखना होता है ईपीएस, कि कंपनी की जो ईपीएस है ना वो मतलब अच्छी होनी चाहिए, यानी कि बढ़ती रहनी चाहिए। अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी, इसका मतलब है कि आप मान सकते हो कि कंपनी प्रॉफिटेबल है क्योंकि उसकी अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है, तो इसमें ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है ना। और जनरली मतलब अर्निंग पर शेयर बढ़ने से शायद पी कम हो जाता है। अच्छा मैं आगे आपको इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है ना। तो रिटर्न ऑन इक्विटी किसी भी कंपनी की जनरली 15% ईयर ऑन ईयर से, यानी कि 15% से ऊपर होनी चाहिए हर साल। किसी भी कंपनी की जो कि अच्छी, जिसको आप अच्छा मानते हो ना, तो उसकी रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ऊपर होनी चाहिए। और ये जो ROCE है ना, रिटर्न ऑन कैपिटल ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यह आपकी 20% से ऊपर होनी चाहिए पर ईयर। अगर है तो कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है, ठीक है। और कंपनी के पास आप देख लीजिए फ्री कैश फ्लो होना चाहिए, यानी कि कंपनी की जो हाथ में जो कैश होता है फ्री कैश फ्लो, वो कंपनी के पास होनी चाहिए। अगर है ना तो उसका मतलब कि कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, ठीक है ना। कभी कभार कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो उतना नहीं होता है, तो ऐसा हो सकता है कि कंपनी अपने आप को एक्सपैंड कर रही है, इसी कारण से अभी उसके पास फ्री कैश फ्लो नहीं है। लेकिन अगर कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है तो कंपनी अच्छा कर रही है, आप ऐसा मान सकते हो, ओके। फिर आपको कंपनी की ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ देखनी है, ये आपकी बढ़ती रहनी चाहिए।
फिर आपको कंपनी की ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ देखनी है, जो कि ये भी बढ़ती रहनी चाहिए। फिर आपको उसका प्रॉफिट मार्जिन देखना है, कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन अच्छी खासी होनी चाहिए। हाँ, तो प्रॉफिट मार्जिन की फॉर्मूला होती है आपका यहाँ नेट इनकम डिवाइडेड बाय एनुअल सेल्स इंटू 100%। अब जैसे कि मान लीजिए कि कंपनी ने जितनी सेल्स की, उस सेल्स में कंपनी के पास जो बचा है, यानी कि कंपनी के पास जो पैसा बचा रह जाता है उसको बोलते हैं नेट इनकम। और उसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो हमें प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं आपका यहीं साइड में छोटा सा कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ पे आपको रफ करके दिखा दे रहा हूँ। तो मान लीजिए कि कंपनी की जो एनुअल सेल्स है वो आपकी है 100 रुपये, ठीक है ना, और जो इसकी नेट इनकम है वो है 50 रुपये, यानी कि 50 रुपये कंपनी के पास बच गए हैं। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये गया, ये गया 50, यानी कि 50% उसकी प्रॉफिट मार्जिन है। और 50% प्रॉफिट मार्जिन किसी भी कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये सब चीज़ देखना होता है फंडामेंटल एनालिसिस में, कि अगर ये सब चीज़ आपको जिस तरीके से मैंने बताया अगर उस तरीके से आपको मिल रही है तो इसका मतलब कि कंपनी अच्छा कर रही है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आपको और भी चीज़ें देखनी होती है। अब मैं सारी चीज़ें तो यहाँ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, मैं आपको वो यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है ना। और भी आपको एक ज़रूरी चीज़ बतानी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा, ओके। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं वैल्यूएशन। जो चीज़ है ना, आपने काफ़ी बार शार्क टैंक इंडिया में देखा होगा, यानी कि काफ़ी लोग ऐसे लोग आते हैं पैसे उठाने के लिए ना, जिनकी वैल्यूएशन का तो आता पता शार्क्स को समझ ही नहीं आता है। ऐसे भी लोग शार्क टैंक इंडिया में आए ना, जिनकी प्रॉफिट है कुछ और वैल्यूएशन है तो मतलब उससे बिल्कुल वैल्यूएशन ही समझ में नहीं आती है, तो उस केस में भी वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन बहुत मायने रखती है जब भी आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो। और दोस्तों स्टॉक मार्केट में इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए एक फॉर्मूला भी है, वो फॉर्मूला मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ कि किसी कंपनी की एनुअल प्रॉफिट है 1 करोड़ रुपया, ठीक है ना। कोई कंपनी एक साल में 1 करोड़ रुपया कमा रही है, उतना उसका प्रॉफिट है। अब उस कंपनी की वैल्यूएशन जो लग रही है वो लग रही है 100 करोड़ रुपए, यानी कि आपको उस कंपनी से जहाँ पे इन्वेस्ट करोगे वहाँ से आपको 1 रुपया कमाने के लिए 100 रुपये देने पड़ रहे हैं। उसी तरह दूसरी एग्जांपल देखें तो एक कंपनी की प्रॉफिट है, उसकी भी एनुअल प्रॉफिट है 1 करोड़ रुपए और उसकी जो वैल्यूएशन लग रही है वो है 10 करोड़, यानी कि हमको यहाँ समझ में आ रहा है कि इस पे इन्वेस्ट करना मुझे महंगा पड़ रहा है। यहाँ मुझे 100 रुपये देने पड़ेंगे 1 रुपया कमाने के लिए, और यहाँ मुझे 10 रुपये देने पड़ेंगे 1 रुपये कमाने के लिए, यानी कि हमको ये सस्ता पड़ रहा है और हमें ये महंगा पड़ रहा है कि नहीं। तो आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे? हो सकता है आप इसी में इन्वेस्ट करो और इसी में आप इन्वेस्ट ही करोगे। अब स्टॉक मार्केट में इसको मेज़र करने का एक फॉर्मूला है, उसे हम कहते हैं पीई रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है जो करेंट शेयर प्राइस चल रही है उस कंपनी की, यानी कि शेयर प्राइस बाय EPS, अर्निंग पर शेयर, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि किसी कंपनी की अर्निंग पर शेयर है आपकी, मान लेते हैं 5 रुपये और उसकी शेयर प्राइस चल रही है मान लेते हैं 100 रुपये। तो इसकी जो आएगी आपकी पी रेशियो कितनी आएगी? 20 आएगी, यानी कि 20 रुपीज़ उस कंपनी की भी पी रेशियो चल रही है। यानी कि आपको 1 रुपये कमाने के लिए ना अपने जेब से 20 रुपये देने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप पी रेशियो से ना ये पता लगा सकते हो कि कौन सा कंपनी में इन्वेस्ट करना आपको सस्ता पड़ रहा है या महंगा पड़ रहा है। लेकिन एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना, आपको पी रेशियो यानी कि ये वैल्यूएशन वाली कॉन्सेप्ट आपको ना सेम सेक्टर वाली कंपनी में ही कंपेयर करना है। जैसे कि अगर आप एक FMCG सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो किसी पर्टिकुलर FMCG कंपनी
को किसी दूसरे पर्टिकुलर एफएमसीजी कंपनी से ही कंपेयर कीजिए। ऐसा मत करिए कि आप एफएमसीजी कंपनी को किसी ऑटोमोबाइल कंपनी से कंपेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे ये उतना काम नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे उसका मतलब कुछ काम ही नहीं होगा। तो आपको सेम सेक्टर वाले कंपनी में ही वैल्यूएशन को कंपेयर करना चाहिए और पी रेशियो को कंपेयर करना चाहिए। एग्जांपल के लिए मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, जैसे कि आप किसी ऑटोमोबाइल कंपनी को ना दूसरे ऑटोमोबाइल कंपनी से ही कंपेयर करो, किसी टेक कंपनी को किसी टेक कंपनी से ही कंपेयर करो, किसी टेक कंपनी को एफएमसीजी से या फार्मा सेक्टर से कंपेयर करने मत जाओ, किसी बैंकिंग सेक्टर कंपनी को किसी दूसरे बैंकिंग सेक्टर कंपनी से ही कंपेयर करो। तो आपको इस तरह से पी रेशियो का इस्तेमाल करना है कंपनी को कंपेयर करने के लिए और ये देखने के लिए कि किस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना सस्ता पड़ रहा है या महंगा पड़ रहा है। ये ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। तो अब आपको साथ में और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी होती है, मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ। आइए अब आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है वो है ये प्रोमोटर होल्डिंग, यानी कि जो उस कंपनी के प्रोमोटर है जिसने उस कंपनी को शुरू किया है, उनकी जो होल्डिंग पैटर्न है वो कंपनी में कैसी है। अगर उस कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग जनरली 40% या 50% से ज़्यादा है तो वो कंपनी अच्छी पोजीशन में है। आपको देखना है कि कहीं प्रोमोटर अपने शेयर को गिरवी तो नहीं रख रहे हैं, कहीं वो अपने शेयर को बेच के बाहर तो नहीं निकल रहे हैं, कहीं वो अपने होल्डिंग्स को कम तो नहीं कर रहे हैं। कई केसेस में प्रोमोटर्स अपने होल्डिंग्स को कम इसलिए करते हैं ताकि वे और भी इन्वेस्टर्स को लाते हैं अपने कंपनी में, कि कई केसेस में एक्सपेंशन करने के लिए भी प्रोमोटर अपनी होल्डिंग कम करते हैं। लेकिन कई केसेस ऐसे भी होते हैं कि प्रोमोटर अपने होल्डिंग को कम इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भी डर होता है कि मेरा बिजनेस नहीं चल पाएगा, मैं लॉस में हो जाऊंगा, इसलिए अपने शेयर को बेच के अभी ही एग्जिट ले लो, अभी ही बाहर निकल जाओ। तो आपको ये चीज़ देखना है कि प्रोमोटर कहीं इस चीज़ की वजह से तो एग्जिट नहीं ले रहे हैं कंपनी से। अगर वो इस चीज़ की वजह से अपने होल्डिंग को कम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि उनका बिजनेस आगे कि नहीं चलेगा या उनके बिजनेस को लॉस होगा या उनका बिजनेस खत्म होने वाला है, अगर इस वजह से प्रोमोटर अपने होल्डिंग को कम कर रहे हैं तो ये काफ़ी बड़ी दिक्कत हो सकती है। आपको ऐसे कंपनी से दूर ही रहना चाहिए। और यहाँ पे मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट डेटा तो यही दिया है कि जनरली प्रोमोटर की होल्डिंग 40% या 50% से ऊपर होनी चाहिए। तो आपको ये चीज़ देखना है, ठीक है। फिर आपको देखना है शेयर होल्डिंग पैटर्न कि उस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसी है। अगर उस कंपनी में काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और आपके हो गए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अगर ये सब बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशनल कंपनी अगर इसमें इन्वेस्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि कंपनी का विजन अच्छा है, यानी कि फ्यूचर में कंपनी अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है। तो आपको ये चीज़ भी देखना है कि उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसी है। फिर आपको कंपनी के CEO और कंपनीज का यानी कि उस कंपनी का विजन क्या, आपको ये भी देखना होता है। देखिए दोस्तों, कोई बिजनेस अच्छा तभी चलता है जब उस कंपनी के जो मैनेजमेंट होती है, जो उस कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है वो अच्छा से उस बिजनेस को चलाए। अगर कंपनी की मैनेजमेंट टीम और कंपनी का CEO अगर वो अच्छे होते हैं, यानी कि अगर वे अच्छे से बिजनेस को चलाते हैं तभी एक अच्छा बिजनेस ग्रो हो पाता है। यानी कि अगर बिजनेस खराब भी हो और उस कंपनी की मैनेजमेंट टीम और उनका CEO अच्छा हो ना, तो वो खराब बिजनेस को भी अच्छा बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी कंपनी का मैनेजमेंट टीम और उसका CEO खराब है ना, तो किसी अच्छे बिजनेस को भी खराब किया जा सकता है। तो आपको उस कंपनी का जो विजन है कि वो फ्यूचर में क्या ग्रोथ करेगी, उसकी फ्यूचर ग्रोथ को लेकर भी आपको ये देखना है कि कंपनी का विजन क्या है, कंपनी की जो मैनेजमेंट टीम है वो कैसे काम कर रही है कंपनी को ग्रोथ की राह पर ले जाने के लिए। तो आपको ये भी चेक कर लेना है। फिर आपको देखना है कि कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ कैसी होगी, क्या कंपनी के पास इतना पोटेंशियल है कि वो फ्यूचर में भी उस तरह से ग्रोथ कर पाएगी जिस तरह से ग्रोथ अभी वो कर पा रही है। कंपनी के पास फिलहाल अभी ऐसे कौन कौन से एडवांटेजेस है जिनके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि कंपनी फ्यूचर में भी लगातार ग्रोथ करते रहेगी। तो आपको इस तरह से अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ही किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ अच्छे से करते हो फिर जाके किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, तब आपको यकीनन लंबे समय में अच्छे रिटर्न के साथ काफ़ी अच्छा खासा फायदा हो जाएगा। और यही सब चीज़ शार्क्स भी देखते हैं जब उनके पास कोई आता है उनसे फंड्स
रेज करने के लिए। तो शार्क टैंक इंडिया से ना मतलब ये सब चीज़ मेरी और भी ज़्यादा क्लियर हो चुकी है। तो मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको भी इन्वेस्टिंग के लाइन में जाना है, अगर आपको भी इंटरेस्ट है बिजनेस में, तो आप शार्क टैंक इंडिया जरूर देखिएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको मेरी ये छोटी सी मेहनत, जिसमें मतलब इसमें भी काफ़ी मेहनत लगी है, अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मुझे भी ये पता चल सके कि मैं जिस तरह से आप तक वैल्यू पहुंचाना चाह रहा हूं, आप तक वैल्यू पहुंच रही है। प्लीज़ मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप यहाँ तक रुक गए ना, तो सच में आप मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, और आपके लिए रेगुलर बेसिस पर इंफॉर्मेशनल और वैल्यूबल कंटेंट लाना अब मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, और मैं लाऊंगा भी। और अगर आपने अभी तक मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो जरूर कर ले। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यहाँ तक रुकने के लिए दोस्तों आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।